सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। और बताइए आप लोग कैसे हैं? कल मेरी क्लासेस कुछ नहीं कला की हो पाई। बाकी ये सब्जेक्ट की चली थी, जैसे पॉलिटिक्स हुआ है और हिस्ट्री हुआ है, जिसमें से बच्चों कुछ अर्जेंट काम की वजह से कल क्लास से मेरी नहीं हो पाई, इसके लिए सॉरी। बाकी मैंने कहा था नियमित मेरी क्लासेस चलेंगी, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट काम जो आ जाता है कभी कभी बहुत, तो वहाँ जाना ही पड़ता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका है। आज मैं राम किंकर सॉरी राम किंकर बोल दे आज मैं के बेंग टप्पा का क्या वन लाइनर प्रश्न में करवाऊंगी, और यहाँ से 18 से लेके 18 प्रश्न मैंने यहाँ लिए, लेकिन मैं बताऊँ कितना, लगभग 50 प्रश्न आपको बताऊंगी इसमें पुस्तकों से। ठीक है, आप देखिएगा, फिर पूरी क्लास देखिएगा। क्लास में अपना मैंने जो है साहित्य की पुस्तकें बच्चों बताई है, जो आपने देखा ही है कि देखिए इतनी ज़्यादा पुस्तकें थी, उसमें उसको मैंने बहुत इजी तरीके से बता दिया है। अब देखिए पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के यहाँ हाईलाइट इसलिए किया है कि यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे आपके, दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको। अनुकृति के प्रणेता कौन है? तो कांट है कि प्लेटो है कि हीगल है कि अरिस्टाइटिल है? कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अरिस्टिल है। तो देखिए बच्चों, अभी नीचे है वो प्रश्न, तो कांट का क्या हो जाएगा? कांट का क्या है? एक इनुअल, हाँ ये तो इनका सॉरी, कांट का उनका वही नाम ही लिख रहे हैं। क्या है? क्रिटिक एंड जजमेंट किसका है? और लास्ट जजमेंट आपका हो जाएगा, यही दोनों चीज़ें मिला के लास्ट जजमेंट हो जाएगा, तब आपका किसका हो जाएगा? माइकल। मैंने कहा था इसको माइकल, बिंची मत करिएगा, मत से मिला दीजिए, माइकल का हो जाएगा। तो देखिए क्रिटिक का जो बता रहे हैं हम, क्रिटिक का कैसे आपका इनका पूरा नाम इनुअल इनु सॉरी तो इनुमैल कांट है। ठीक है, इनुअल कांट है यहाँ, जब ये हो जाएंगे इनका नाम। तो देखिए बच्चे, इसमें से तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनका ये नाम नहीं आएगा, केवल ये नहीं आएगा, इसके आगे चाहे ये वाला शब्द दे दिया जाएगा, ये पीछे का नहीं देगा, लेकिन ये जरूर देगा। तो देखिए ये कांट को क्रिटिक से मिला दीजिएगा, तो बाकी ये आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो कौन हो जाएंगे? क्रिटिक ऑफ जजमेंट के इसका उत्तर तो ये वाला था। अनुकृति का उत्तर जो आपका था 8 सही था। इसको भी अभी हम बताते हैं, बाकी इनकी पुस्तक मैंने बताई है। तो देखिए एक जो है, फिर आपके, हाँ इसको ख़त्म कर देते हैं, तब फिर इसको काट देते हैं। इसका बता दिया ना क्रिएटिव जजमेंट का। फिर देखिए हमने रिपब्लिक बताया, इनका रिपब्लिक बताया, रिपब्लिक देखिए हम भी मंतरवा उल्टे लगा देते हैं, जल्दी जल्दी में ना हो जाता है सब बच्चों। बाकी जो जल्दी में बोलते में सिम हो जाता है। रिपब्लिक जो है हमने इनका बताया था, प्लेटो कैसे पब्लिक शादी ब्याह होगी तो उसमें। और देखिए हीगल का क्या बताया था मैंने, तो देखिए हीगल का एक पुस्तक जो बताया है हमने, क्या बताया है? हाँ, फिलासफी ऑफ आर्ट बताया है ना, ये हो गया हमारे सामने, फिलासफी मत झाड़ो। तो देखिए यहाँ जब हो जाएगा, ये चीज़ें मैंने पीछे बताई हैं आपको, तो देखिए ये जो हो जाएंगे, एक किसको अनुकृति को देखिएगा, अनुकृति सिद्धांत को देखिएगा, पूरा पूरा शब्द देखिएगा, तो इसके क्या हो जाएंगे? अरिस्टाइटिल हो जाएंगे। देखिए अनुकरण जब आएगा, नीचे है वो शब्द, अनुकरण जब आएगा तो अरस्तु। तो दोनों यहाँ जो इनके इनके पुस्तक के प्रणेता हैं, इनके नाम देख रहे हैं लेकिन देखिए अनुकरण जब आ जाएगा तब अरस्तु, अनुकृति सिद्धांत हो जाएगा तब अरिस्टाइल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ जो मिला हुआ है ये चीज़ें, तो भी देखिए यहाँ अनुकृति में भी है, अनुकरण में देखिए इस तरह नहीं है कि नहीं? देख लीजिए आप लोग, ये जो मात्राएं यहाँ टीप लगी, यहाँ टीप लगी हुई हैं, तो यहाँ जो अनुकरण हो जाएगा जब, तो अनुकरण अरस्तु। ठीक है, ये देखिए न की मात्रा अरस्तु, दोनों मिल गया कि नहीं? तो दोनों के प्रणेता आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ प्रश्न लिया है जहाँ से कन्फ्यूजन आपको बनेगा। अनुकरण की ही कला का मूल तत्व है, किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा, क्रोचे ने, कि रविन्द्रनाथ ने, कि रस्की ने?
तो इसको इसने कहा है, अरस्तु ने कहा, आगे मैंने बता ही था। क्रोचे कहा अंतः प्रज्ञा है, अंतः प्रज्ञा है बच्चों। और एक इनका सहजानुभूति है। दो पुस्तक मैंने सहजानुभूति अनुभूति का दिया है, नुभूति भूति का दिया है, सहजानुभूति का दिया है, सहजानुभूति का दिया है। और अंतः प्रज्ञा का क्या दिया है? जैसे अंतः हमने बताया था कि जब कोई चीज़ आपको किसी प्रकार की जो है चिंता होता है तो अंदर से, समझ रहे हैं, अंदर से वो आपको परेशान करेगी, तो अंतः प्रज्ञा हो गया क्रोचे का। और देखिए, जब किसी चीज़ की अनुभूति आप करेंगे, अंदर से किसी चीज़ की अनुभूति करेंगे, तो क्या अंदर से ही वो चीज़ करेंगे, तो वो भी वो आपको उस तरह, तो दोनों ये जो जो शब्द इनके कहे गए हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए, प्रश्न इतने हैं, पुस्तकें इतनी है, तो मैं बार बार कर रही हूँ, उसको आप जब तक ठीक से नहीं। अब देखिए, ये कह दिए कला में मनुष्य अपनी, यही अपनी इनकी पकड़िएगा, अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? कवि है ना, तो ये अपनी अभिव्यक्ति करेंगी ही, तो ये क्या हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखिए, यहाँ रश्किन आ जाएगा जब, तो कला एक अभिव्यक्ति है। क्या है? अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो एक जब आ जाएगा, यही एक पकड़िएगा, तब एक पकड़िएगा तो यही रश्किन से मिला दीजिएगा। देखिए, र बना है और इसमें ए बना है, एक ही पकड़िए और रश्किन को कर दीजिए, तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अब देखिए, एक प्रश्न मैंने इनसे 3 प्रश्न लिए हैं। एथिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाumgarten ने किया, हीगल ने किया, टॉलस्टॉय ने, प्लेटो ने। तो ये शब्द सबसे पहले इन्होंने किया। ठीक है, और हीगल का मैंने बताया ही था कि हमारे सामने फिलॉसफी मत झाड़ो, एक हीगल का और मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो आप देखिएगा तो वो दोनों पुस्तकें आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगी। टॉलस्टॉय का कला क्या है, कला कह के डाल दिया। प्लेटो का मैंने रिपब्लिक बता ही दिया है, तो इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। एथेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बाumgarten ने किया। अब देखिए, ये प्रश्न आ गया आपका, एथेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो ये शब्द पहले बार तो उन्होंने प्रयोग कर दिया बाumgarten ने, तो किस शब्द भाषा से लिया गया है? तो यूनानी से लिया गया, जर्मनी से, अंग्रेजी के, फारसी से। जिसमें से आपका आंसर यूनानी वाला सही हो जाएगा बच्चों, यूनानी वाला सही हो जाएगा। तो जब एथिक्स शब्द आ जाएगा बच्चों, तब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा हर चीज़ें याद रहेंगी, तो वहाँ आप कंफ्यूज होंगे। तो यहीं आप देखिएगा, यही खाली लग जाएगा, तब ये था बन जाएगा, और इस तरह कर देंगे तो यह बन जाएगा। देख रहे हैं यूनानी, तब ये चीज़, जब ये चीज़ें तब दोनों से आप जोड़ लेंगे जैसे, तो यहाँ यूनानी कर देंगे, मान लीजिए तो था है, तो यूनानी कर देंगे यहीं से, ये इसी को यह बना दीजिएगा, तब आप आराम से याद कर जाएंगे कि एक्चुअली शब्द यूनानी भाषा है से लिया गया है। ठीक है, कोई अंग्रेजी जर्मनी वहाँ आप जाएंगे ही नहीं, जो यही शब्द आप अगर मिला लेंगे, और उसको दिमाग में आप रख लीजिए हमेशा के लिए, कभी कन्फ्यूजन पैदा ही नहीं करेगा वो। अब देखिए, अब उसी से संबंधित तीसरा प्रश्न आ गया, किसको फादर ऑफ एथिक्स अर्थात सौंदर्य शास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है? तो बाumgarten को, सीलिंग को, रस्किन को, कोई अरस्तु को, जिसमें से इसके पिता बाumgarten है। तो देखिए, पिता या फादर या जनक जो रहे, जनक आपके हैं जैसे, तो क्या आपसे बड़े हैं ना, बड़े हैं, तो बड़े लोग ही जो है वहाँ के जो फादर भी आपसे बड़े होंगे। तीनों शब्द देखिए, फादर, आप इनके यहाँ जो लगा हुआ फादर और बाumgarten, तो आपका फादर जो है आपसे बड़े हैं, तो बाumgarten हो जाएंगे। इसके फादर के जन्मदाता, फादर ऑफ एथिक्स के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? बाumgarten हो जाएंगे। तो ठीक, फादर क्या है? आपसे बड़े हैं, तो बाumgarten। ठीक है, रस्किन की हमने बता दिया, अरस्तु का हमने बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपना बच्चों। देखिए, कोई चीज़ें मैं जैसे बता रही हूँ, अगर उस तरह आप सेट कर लीजिए, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन कभी पैदा ही नहीं होगा। अंतराल और ब्रह्मा जगत के सामंजस्य की बात किसने कही है? क्या अंतराल और ब्रह्मा जगत की सामंजस्य की बातें किसने कही है? और कांट ने की है, हीगल ने, हार्वर्ड रीड ने, प्लेटो ने। जिसमें से कांट ने की है अंतराल की और ब्रह्मा जगत की व्याख्या के लिए। ये प्रश्न देख लीजिएगा, और इसको जहाँ ठीक बैठेगा वहीं बैठाएंगे,
बाकी शब्दों को जहाँ कोई अर्थ ही नहीं निकलता तो नहीं बैठा पाएंगे। तो देखिए हीगल का हमने बताया था, हर्बर्ट रीड का बताया है। देखिए एक इनका बताया, हाँ, फील मीनिंग ऑफ आर्ट, मीनिंग ऑफ आर्ट बता दिया ना, तो कैसे करेंगे आप? हमेशा इसको मीनिंग को जो है लर्न करेंगे, रीड करेंगे ना, तभी ना आपको याद होगा। एक और पुस्तक बताए थे आगे, जो पुस्तक रहती तो इसमें टेक्स्ट सामने बैठा देते, लेकिन हर पुस्तकें मुजवानी नहीं याद रहती बच्चों, क्योंकि मुजवानी कोई शब्द इतना थोड़ी ना कोई याद रखेगा। तो एक पुस्तक और इनकी है, मैंने आगे जो क्लास ली है उसमें मैंने बताया है, वो भी बहुत ट्रिक से बताया हुआ है। तो प्लेटो का तो हो ही गया, एक्सपीरियंस कुछ था, उसका नाम हमको नहीं आ रहा अभी ध्यान में पूरा, इसीलिए गलत बताएंगे तो आप लोगों का गलत हो जाएगा। वहाँ आगे मैंने उसका बताया, हर्बर्ट रीड का 2 पुस्तकें हैं और दोनों आप लोग वहाँ देखिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगी। कुतक ने किस सिद्धांत को प्रोत्साहित किया है? तो वक्रोक्ति को किया है, अलंकार को किया है, रीति को किया, औचित्य को किया है। जिसमें से आपका आंसर है वक्रोक्ति। अब देखिए यहाँ कुंतक जब लिखा जा रहा है, कुंतम कुंतम जब लिखा रहा है, तो यहाँ वक्रोक्ति जब लिखेंगे, तब वक्रोक्ति जब लिखेंगे तो देखिए यही इनके शब्द से ही मिल जाएंगे। बाकी अलंकार का मैंने बताया है, अलंकार का क्या बताया है? भामा, जहाँ आपको भ्रम पैदा हो जाए, भामा हो जाएंगे। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि नारी की ही सारी है, जैसे नहीं कहा था, वहाँ क्या हो गया? भ्रम पैदा हो गया, तो वहाँ अलंकार ही था ना, तो अलंकार के भ्रामा हो जाएंगे। और इनका अलंकार का भ्रामा बता दिया, वक्रोध का, और वक्रोन्ति बता दिया। अब देखिए आप क्वालिफिकेशन, हाँ ये लिया है, ये वाला प्रश्न लिया है हीगल का, क्वालिफिकेशन ऑफ आर्ट, ठीक है। तो क्या लिया है मैंने? हीगल का एक तो बताया था हमारे सामने, फिलासफी ऑफ आर्ट था, यही एक पुस्तक उनकी और भी लिखेंगे, फिलासफी ऑफ आर्ट। एक इसकी है बच्चों, फिलासफी ऑफ, ये भी हीगले की है, इसके उत्तर हीगल है। जैसे अरस्तु का तो अनुकरण बताया, कांट का जो क्रिटिक ऑफ जजमेंट बताया, ये बताया क्रिटिक कैसे मिलाइएगा, प्लेटो का रिपब्लिक बताया है मैंने। तो देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ आर्ट, जब क्वालिफिकेशन की बात आएगी तब हर आदमी, जैसे हमारे सामने हर आदमी अपनी क्वालिफिकेशन को अच्छा मानता है कि हमारा क्वालिफिकेशन अच्छा था हमारा, ठीक है, हर आदमी। तो ये भी आपके हीगल हो जाए। बाकी हमने बताया हमारे सामने, फिलासफी मत झाड़िए, आप चले जाइए, तो एकदम आराम से दोनों हर आदमी अपने क्वालिफिकेशन से ही यार आगे बढ़ेगा, अपना क्वालिफिकेशन ही बताएगा, तो कौन बताएगा? हर आदमी, ठीक है। और या ऐसे भी कह दीजिए हमारे सामने आपका क्वालिफिकेशन बेकार है, जैसे आप वैसे कह दिए, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए कला एक अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, क्या है? अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। तो एपिन हावर ने कहा, क्रोचे ने कहा, बाउमगार्टन ने कहा, अरस्तु। तो मैंने आगे बताया कि अंतःप्रज्ञा हो गया और सहजानुभूति हो गया, तो ये सब जो है आपके इनके हो जाएंगे। जब अंदर से कोई सहज अनुभूति होगी तब भी अंदर से होगी, क्रोचे अंतः प्रज्ञा भी होगा तब भी। बाउमगार्टन का तो हमने बता ही दिया है। अब 10वां प्रश्न देखिए, आचार्य वामन दादा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? क्या है? आचार्य वामन का काव्यालंकार है, काव्य दर्शन है, कि ये है काव्यालंकार, श्रुत वृत्ति है, या ध्वन्यालोक है? तो जिसमें से इसका आंसर बच्चों ये वाला सही है। क्या है? वामन का, आचार्य वामन का। अब देखिए अलंकार आ गया था तो आपको किसका हो गया था? अलंकार आ गया तो आपका भामा का हो गया ना। और यहाँ क्या है? काव्य अलंकार श्रुति वृत्ति है, तब क्या हो जाएगा? देखिए भामा और वामन, देखिए दोनों शब्द मिलाएंगे यहीं पे, भामा और वामन, वामन हो जाएंगे तब उनका क्या होगा? काव्य शुद्ध वृत्ति हो जाएगा दोनों। आज इनका अलंकारवाद, इनका आचार का काव्य अलंकार शुद्ध। और ध्वन्यालोक का क्या हो जाएगा? देखिए ध्वन्यालोक किसकी पुस्तक है? तब आपके आनंद वर्धन हो जाएंगे। और वर्धन में भी देख लीजिए, वर्धन जब यहाँ लिखा हुआ है तब देखिए यहाँ ध्व और ध्व, तो ध्वन्यालोक जहाँ आएंगे तब आप क्या करेंगे? आनंद वर्धन करेंगे। अब देखिए हमने पुस्तकें ली हैं बहुत ही अच्छी अच्छी। यहाँ पे युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टालस्टॉय है, कि जान सस्तवाना है, कि सुजैन लंगर है, कि
आपके हीगल हैं, जिसमें से इनका टॉलस्टॉय का है। तो जैसे युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो आप शांति के लिए क्या करेंगे? युद्ध को टाल ही देंगे ना। युद्ध को जब टालेंगे तो टाल देंगे, वो भी शांति के लिए, तो क्या हो जाएगा? टॉलस्टॉय हो जाएगा। तो यहाँ सुजैन लंगर का हमने बताया था आपको, क्या था? फीलिंग ऑफ फार्म। तो बताया था सुजैन लंगर है, मेरी फीलिंग के साथ आप जानबूझकर खिलवाड़ करते हैं तो आप उससे जानबूझकर सुजैन खिलवाड़ करते हैं तो आप उससे क्या करेंगे? लड़ेंगे, सुजैन लैंगर हो जाएंगे। हीगल का तो बताया ही है, आगे हमने 2 पुस्तकें बता दी आपको। देखिए बच्चों, मैं जर्मन दार्शनिक, कला साहित्य की सारी पुस्तकें आपको रटवा दूंगी। वो भी जो है, जब भी आप देखेंगे तो वहाँ वहाँ आप तुरंत वहाँ आंसर तक आप पहुँच जाएंगे। जरा भी कन्फ्यूजन है कला क्या है, किसकी पुस्तक है, तो देखिए रस्किन की है कि टॉलस्टॉय की है कि सुजैन लंगर की, अरस्तू की, जिसमें से ये आगे मैंने बताया ही था कि कला क्या है, टॉलस्टॉय की है। इसलिए प्रश्न को लिया है कि ये भी यहाँ कला कुछ नहीं है, कला क्या है? टॉलस्टॉय है। वो भी आप टाल दिए, कह के और युद्ध और शांति भी आप कह के टाल दिए, टॉलस्टॉय हो गया। तो दोनों पुस्तकें इसलिए यहाँ पर रखी थी कि तो आपको बता सके। 13वां देखिए, निम्न से किसने सौंदर्य साहब के नैतिक मूल्यों को अलग माना? किससे माना है? नैतिक मूल्यों से अलग माना है। तो किसने मान दिया है? जॉर्ज सल्ताना ने माना है, प्लेटो ने, टॉलस्टॉय ने, कार्ट ने, जिसमें से जॉर्ज सल्ताना ने इसको नैतिक मूल्यों से अलग माना है। जैसे कोई मूल्य आपका है, मूल्य है कोई, जैसे कोई परिवार में हर कोई चीज़ मूल्य एक होता है, नैतिक आपका नैतिक मूल्य है, उससे आप अलग अगर होते हैं तो उससे हट नहीं पाते हैं, उस मूल्यों से आप अलग नहीं हो पाए। कोई आपके घर का कोई एक हो गया, कोई कार्य हो गया है, वो नैतिक कार्य हो गया है, फिर कुछ कोई मूल्य ही हो उसका, अच्छा, तो वहाँ से आप अलग नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ क्या आपको कोई व्यक्ति आपको क्या देगा? सांत्वना देगा, सांत्वना देगा। तो तभी ना वहाँ आप उस चीज़ को समझेंगे, किसी चीज़ से आप अलग हो रहे हैं या वही चीज़, तो आपको वहाँ क्या दिया जाएगा? सांत्वना। तो जॉर्ज सांत्वना आप वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएंगे, जो मैं बता रही हूँ जिस तरीके से। तो इस तरह याद रखिए। देखिए सारी पुस्तकों के लेखक और सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। किसके अनुसार रंगमंची कलाएं कामुकतापूर्ण है? यही एक शब्द पकड़ेंगे। तो किसके अनुसार है? संत अगस्टन के अनुसार, रोजर फ्राई के, क्रोचेक, बामगार्टन के। तो ये आपके हो जाएंगे संत अगस्टाइन। देखिए ये कामुकता शब्द यहाँ है, कामुकता है ना, और बाकी यहाँ संत आ गए आपके। कामुकता से आप अलग, संत क्या करेंगे? आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, संत अगस्टाइन होगा जाएगा ना। इस भावना से आपको ये क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो बाकी ये तो कलाएं, ये तो प्रश्न है दूसरा है, लेकिन याद करने के लिए आप क्या करें? जो संत व्यक्ति है वो इस चीज़ से आपको अलग करेगा, कामुकतापूर्ण व्यवहार से। तो यहाँ आप किसी भी कलाकार की तरफ, जैसे किसी भी जर्मन दार्शनिक की तरफ नहीं जाएंगे, जब ये शब्द आपको पकड़ के यहाँ से आप याद करेंगे, ठीक है। ये 15 प्रश्न आप देखिए, सॉरी कैसे हो गया। देखिए 15 प्रश्न आपका, किसने कहा चेतन व्यवहार को नियंत्रित डोरियां चेतन द्वारा खींची जाती हैं? तो फ्रायड ने कहा है। प्रश्न अंदर हो गए हैं थोड़ा सा, क्या हो गया? ठीक है, कोई चीज़ इसमें हो गया, दिख रहा है बच्चों। किसने कहा चेतन व्यवहार डोरियां चेतन द्वारा खींची जाए? सुजैन लंगर ने कहा, रोजर फ्राई ने, क्लाइव बेल। तो जिसमें से ये शब्द आपके किसने कह दिए हैं? अचेतन मन का वो जो है फ्रायड ने कहा है। अब देखिए ये जो है डोरियां, मैं यही एक ही शब्दों से आपको मिलाना सिखाऊंगी। डोरियां जब यहाँ हो जाएंगे तो जैसे व्यवहारता, डोरियों को क्या करें? जैसे पतंग, पतंग आपकी उड़ेगी तो क्या होगी? फंस जाएगी, तो क्या हो जाएगा? फ्रायड हो जाएगा। क्या? नियंत्रण डोरियां चेतन मन से क्या हो जाएगी? पतंग फंस जाएगी तो क्या हो जाएगा? फ्रायड। अचेतन डोरियां हो जाएगा ना उस तरह। देखिए व्यवहार में उसको करके डोरियां से, डोरियां पतंग की फंसेंगी तो क्या हो जाएगा? फंस गई तो क्या हो गया? फ्रायड डोरियां हो गई। तो ये जो ये चीज़ पूछ रहा है उसके ये दार्शनिक आराम से आपको याद हो जाएंगे, अगर इस तरह से जोड़ के आप लोग याद करें। रोजर फ्राई का देखिए, इसका उत्तर ये वाला सही था बच्चों। रोजर फ्राई का हमने
विजन ऑफ डिवाइन बताया था, विजन ऑफ डिवाइन बताया था। तो इसका भी मैंने बताया था क्या रीजन है, विजन का रीजन कि रोज आप कोई कार्य करते हैं, क्या रीजन है, विजन का रीजन बना दीजिए। रीजन यहाँ पे हो जाएगा रोजर फ्राई और विजन यहाँ किसी रीजन से, रोजर फ्राई रीजन, ठीक है, कोई कार्य है। तो इसका आंसर ये वाला सही था, बाकी इनका हमने बताया, इसका बताया ही था फीलिंग ऑफ राम, मेरी फीलिंग के साथ हाथ खिलवाड़ करते हैं। तो देखिए संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ, संपूर्ण बता रहा है, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र, ये बौद्ध साहित्य है और सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। ये प्रश्न देखिए तो कौन संबंधित है, ललित विस्तार की, चित्रसूत्र की, कामसूत्र की, पंचतंत्र, जिसमें से ललित विस्तार आपका जो आपका यहाँ से सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। संपूर्ण साहित्य का कौन सा, संपूर्ण बौद्ध साहित्य का है ये ललित विस्तार, और क्या सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है, ये यहाँ बौद्ध साहित्य का, लेकिन सौंदर्य शास्त्र कौन है, ललित विस्तार है। चित्रसूत्र का तो आप लोग जानते हैं, नारायण, मैंने बताया था कि नारायण जी को अपने मन में बसा लीजिए, चित्रसूत्र हो जाएंगे। कामसूत्र का वात्सायन हो जाएंगे बच्चों, जिसपे उन्होंने वात्सायन, जिसमें उन्होंने जय मंगलांक टीका लिखी, अवनी बाबू ने षडांग लिख दिया। षडांग का मतलब 6 ही होता है, इसीलिए 6 उसमें भाग भी होते हैं, और तत्व में भी कला के तत्व भी 6 होते हैं, सब दोनों मिला के 6 हो जाएंगे। पंचतंत्र आपकी देखिए पशु पक्षियों का है, लिखा है किसने, विष्णु शर्मा, ठीक है, इसके विष्णु, इसके वो हो गए, इसके वो हो गए, इसके जो है इसका आंसर ये वाला ललित विस्तार हो गया। कलश शब्द का पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ है, क्या, सॉरी बच्चों क्या हो गया, कहाँ प्रयुक्त हुआ है पहली बार, तो ऋग्वेद में कि सामवेद में, रामायण में, महाभारत में, क्या कभी कभी हो जा रहा है इसमें। तो देखिए किस में प्रयोग हुआ, ऋग्वेद में, सामवेद में, रामायण में, महाभारत में, आपके ऋग्वेद में पहली बार पाया जाता है। तो एक प्रश्न आगे मैंने लिया वो भी बताऊंगी। तो देखिए सामवेद आपके गद्य और पद्य दोनों से है, ठीक है, इसमें है ना, गद्य और पद्य दोनों में है। बाकी ऋग्वेद और अथर्ववेद आपके जादू टोने से हो जाएगा। ये गायन के लिए भी यहीं से गीत का जो रागों का उद्भव होता है, गीत और रागों का सामवेद से, इसको राग जैसे गायन वेद भी कहा जाता है ये सामवेद को, ठीक है। और देखिए मैं यही बताऊंगी, कुछ चीज़ें और बताऊंगी आपको। इसका आंसर तो यहाँ पे सही था। तो देखिए मैंने यहाँ क्यों रखा है, इसको आपको बताने के लिए रखा। अब रामायण के हो जाएंगे बच्चों तो वाल्मीकि, ये तो नॉर्मली है, लेकिन अब देखिए अभी यहीं भी कन्फ्यूजन आपको कहाँ होगा, वो भी यही जो आप बचपन से पढ़ते हैं तब भी इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, वेद व्यास रामायण के, महाभारत के। और देखिए यहीं आपके भारवी का क्या हो जाएगा, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम हो जाएगा। मैंने आगे बताया भी था कि उत्तर क्या, अपना भार, जैसे कोई आदमी के पास भार है, कोई किसी चीज का भार है या सर पे भार रखा है कुछ भी, तो क्या करेगा, उतारेगा, तो क्या हो जाएगा, उत्तर रामचरितम हो जाएगा बच्चों। और बाकी देखिए अब एक रामचरित हो जाएगा, रामचरित मानस हो जाएगा, तो आपके क्या हो जाएंगे, तब यहाँ तुलसीदास हो जाएंगे। देखिएगा तुलसीदास जब हो गए तो देखिए यहाँ पे जब आ गया रामचरित हो गया ना, तो देखिए काफी लंबा है, तुलसीदास लिखा रहा है जो, तो रामचरित मानस, देखिए अभी देखिए यही हम बता रहे हैं। तो ये जो है यही रामायण महाभारत में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो आसान से ट्रिक है, देखिए बच्चों, व्यास महाभारत, व्यास को जब बोलेंगे तो महाभारत व्यास, इस तरह कर लीजिए। और देखिए अभी यही हम बताएंगे, देखिए यहाँ तो आगे माँ है, लेकिन जब रामायण जो यहाँ लिखा हुआ वो देखिए वाल्मीकि, यही रामायण पे एक मात्रा केवल लगा मिकी में लगा हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पे माँ जो यहाँ है एक केवल मात्रा बिना मात्रा का है, और यही देखिए इसी पे माँ की मात्रा लगा देंगे रामायण पे, तो यहाँ जो मिकी जो है वो वाल्मीकि हो जाएंगे। बाकी जब ये वाल्मीकि अलग हो जाएंगे तो महाभारत के आपको आसानी से याद हो जाएगा कि रामायण के तो वाल्मीकि हैं और महाभारत के वेद व्यास है। बाकी इनका हमने, और दंडी मैंने बहुत आराम से बता दिया, 10 कुमार चरितम दंडी, ठीक है, एकदम आराम से 10 कुमार
और दंडी बता दिया। तो पुस्तकें मैं बता रही हूँ उसी तरह से याद कर लीजिए सारा, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, अब यह प्रश्न मैंने लिया 18, कला शब्द का यथार्थ क्या यथार्थवादी शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो नाट्य शास्त्र में, रसमंजरी, रसराज में। तो रसराज था, रसमंजरी था, और क्या मैंने नीचे लिया, हाँ, तो इसका अर्थ हो जाएगा नाट्य शास्त्र। तो देखिए, नाट्य शास्त्र में यथार्थवादी जब हो जाएगा तो कोई आदमी नाटक जब करता है तो वो कैसा दिखाई देता है? यथार्थ, भले ही काल्पनिक रहे लेकिन वो सामने से कैसा दिखाई देता है? एकदम यथार्थवादी। तब जब नाट्य शास्त्र में इसका प्रयोग किया गया है तो यथार्थवादी प्रयोग ही किया जाएगा ना। और बाकी वहाँ ऋग्वेद था। तो रसराज देखिए किसकी है? रसराज है मतीराम की। मैंने कैसे बताया था आपको कि रस जब पी लेगा तो मतिया जाएगा, एकदम रस पी के रस रस के राज ही पी लेगा। जब वो रस का राजा ही रहेगा तो पी के क्या हो जाएगा? मतिया जाएगा। रस मंजरी आपकी भानुदत्त की है, इसको हटाएंगे थोड़ा सा बच्चों, इसकी भानुदत्त की है, ये भानुदत्त की, ये क्या हो जाएंगे? मतीराम। देखिए ये आपके छोटे, देखिए यहाँ रसराज, यहाँ रसमंजरी हो गया ना। तो ये भानुदत्त जो ये बसोहली में इसी का, बसोहली में इसी का देवीदास ने चित्रण कर दिया, यही भानुदास की इसका। और बाकी अब यही जयदेव आ जाएंगे, इनका गीत गोविंद हो जाएगा, तो उसका मानकू ने चित्रण कर दिया। तो मैंने क्या से बताया था कि मैंने बताया था, मान गए कि आप ऐसा अच्छा गीत गाते हैं तो मानकू हो जाएगा। बाकी बताया था जब देवी का गीत होता है तो हाँ रस का मंजर हो जाता है, इस तरह बता दिया था। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ हाँ, अब आपके आ गए बेग टप्पा, जिसका मैंने प्रश्न लिया। ये देखिए बेग टप्पा को आप पढ़िए और इसके बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा कुछ चीज़ें। ये क्या है कि वेंकटप्पा का जन्म 1887 से 1965, कितना 1887 से 1900, के वेंकटप्पा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1887 मैसूर कर्नाटक। मैंने कैसे बताया था? गोलगप्पा। अब यहाँ थोड़ा सा कलर बदलना होगा हमको, क्योंकि यहाँ रेड कलर दिखाई देगा आपको सही। तो देखिए मैंने कैसे कहा था? गोलगप्पा, गोलगप्पा कैसा है? मन पसंद है, मन पसंद है आपका, तो आप क्या कैसे खाएंगे? कटाक से खाएंगे। तो जब वेंकटप्पा आ जाएंगे तो अब इनका जन्म भी जहाँ हुआ वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मनपसंद मैसूर और कटाक से खाएंगे तो कर्नाटक। देखिए के वेंकटप्पा की चित्र शैली कैसी है? यथार्थवादी। जैसे वहाँ पे यंग इंडिया में इन्होंने कह दिया था कि इनकी जैसे रेखाएं और दृश्य जो हैं एकदम यथार्थ दिखाई देते हैं, तो शैली कैसी हो जाएगी? कोरिया के दृश्य से इनकी शैली आप यथार्थवादी समझ लीजिए। बंगाल शैली का ऐसा कलाकार जो बीड़ा वादक भी था, तो वेंकटप्पा हैं। देखिए बीड़ा की मतवाली बनाए। के वेंकटप्पा को कला के किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? भित्ति चित्रकारी। जैसे इनका जो है माध्यम, जो मैसूर के राजा जो थे वहाँ के इनके पिता दरबारी थे वाडियार फोर के दरबार में, तो वहाँ भी उनके पिता भी चित्रकार थे। तो वहाँ सबके छवि भी जो बनाए हैं वार्नियान के, वो वहाँ राजा उजा के। बाकी कई लोग अपने अपने अवनी बाबू का भी इन्होंने छवि बनाया। तो ये जैसे इनकी ख्याति भी थी चित्रकार। जैसे राम किंकर वैद्य का चित्रकार तो थे वो, लेकिन उनकी ख्याति किस में थी बच्चों? मूर्तिकारी में। के वेंकटप्पा के चित्रण का प्रमुख माध्यम क्या रहा? तो जल रंग। इन्होंने शुरुआती दौर में बच्चों इन्होंने तैल, क्रेयॉन, एक सब में कई क्रेयॉन और टेम्परा आदि सब में चित्रण किया था। लेकिन वहाँ मैंने रीता प्रताप की बुक, लेकिन अपने गुरु की, इनके अवनी बाबू गुरु थे, तो उनके लास्ट में इनके माध्यम को अपना मुख्य माध्यम इन्होंने बना लिया। के वेंकटप्पा के सबसे प्रसिद्ध भी चित्र कौन सा? शकुंतला का प्रस्थान। देखिए डिफाल्टर ऑफ शकुंतला बच्चों, यही देखिए शकुंतला का प्रस्थान आ गया और डिफाल्टर ऑफ शकुंतला आ गया। तो दोनों में कंफ्यूज में, दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिए। अब यही इनकी विदाई भी आ जाएगी। दोनों अलग दोनों हो रहे हैं, तो मैं ऐसे बताऊंगी जब वेंकटप्पा का आ जाएगा तो कोई चीज़ अलग हो रहा है, टपाक से गिरेगा, तो विदाई भी अलग होने से होगा और प्रस्थान भी हो जाएगा तब भी अलग हो जाएगा। देखिए
के वेंकटप्पा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो मैसूर कला महाविद्यालय में 1902 से 8 में थे। तो जैसे बच्चों इनका जन्म जब 1887 में हुआ, तो ये जब यहाँ 2 में पहुँचे तो लगभग 15 से 16 की एज में थे। इस तरह याद रखिए। और कितने दिन तक लगभग किए? लगभग 20 वर्ष तक यहाँ पे अध्ययन किए। 16 से ये प्रारंभिक शिक्षा है बच्चों यहीं पे होगी, इसी एज में होगी। तो देखिए यहाँ इस एज में थे, तो फिर देखिए तब वहाँ के राजा ने इनको प्रोत्साहित किया था कि आप जाइए गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़िए, कलकत्ता, तब वहाँ से आए थे। तो 20 साल तक लगभग 14-15 साल के 15-16 साल से 20 साल के लगभग को वहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए, अपना जहाँ उनका निवास स्थान था मैसूर कला महाविद्यालय 2 से 8 तक। फिर देखिए वेंकटप्पा गैलरी 1974 कहाँ स्थित है? मैसूर। कहाँ स्थित है? मैसूर, जहाँ उनका निवास था वहीं ये इनका वेंकटप्पा गैलरी आर्ट 1974 में, ठीक है, कहाँ स्थापित हुआ। और वहाँ देखिए वो 9 से 10 साल में बना भी था। वहाँ मैंने जो बताया था 9 से, उसको बनने में भी काफ़ी समय मिल गया था, लग गया था, और जो मैंने रीता प्रताप की बुक में आगे पढ़ा दिया। अब देखिए कि वेंकटप्पा किस भारतीय शैली से काफ़ी प्रभावित थे? तो मुगल से भी थे, राजपूत शैली था, ठीक है। कि वेंकटप्पा के किस राजा कला महाविद्यालय में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कोलकाता। यहाँ इनको प्रोत्साहित करके वहाँ के राजा ने भेजा था कि आप जाइए। तो देखिए 9 में जब ये आए, 9 से लेकर 16 तक किए हैं, तो लगभग इनकी एज कितनी हो गई? वहाँ तो 20 साल हो गई, यहाँ लगभग ये शिक्षा ग्रहण करते करते 30 साल हो गए। तो ये उच्च शिक्षा का एज है, ठीक है। 21 से लगभग 30 तक क्या किए हैं? उच्च शिक्षा ग्रहण किए हैं। तो देखिए फिर आ गए आपके यहाँ, इस तरह याद रखिए, तब आपको हर चीज़ें याद रखिए। वो पीछे वाला आ गया है बच्चों यहाँ, वो जो था, किस भारतीय कलाकार ने वुडी और कोनियाल के दृश्य चित्र बनाए थे? के वेंकटप्पा ने बनाए हैं। वो तो मैंने दृश्य आपको बद दिखाया। कि वेंकटप्पा के पूर्वज कहाँ के दरबारी चित्रकार थे? तो विजयनगर के। देखिए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में वेंकटप्पा के चित्रों का उल्लेख किया? कि यंग इंडिया में किया। कि वेंकटप्पा के कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट के सानिध्य में किसके साथ रहकर शिक्षा ग्रहण की? तो रवीन्द्रनाथ ठाकुर। कोलकाता आर्ट कॉलेज के में वेंकटप्पा के, ये प्रश्न वहाँ से बनता है कि सहपाठी कौन थे? तो नंदलाल बोस। कि वेंकटप्पा ने अपनी आखिरी लैंडस्केप दृश्य कौन सा चित्रित किया? तो सूर्यास्त। देखिए बच्चों ये 62 में जब बनाए, 1962 में जब बना रहे हैं, तो 3 ही साल तो इनके 65 में इनकी मृत्यु हो गई, तो आखिरी समय में ही तो बनेगा ये। और देखिए एक आ जाएगा राम किंकर बैच का, तो वहाँ लैंडस्केप आ जाएगा अमूर्त। अमूर्त लिख के आता है, अमूर्त चित्र किसका है? तो आप वहाँ पे अमूर्त बार बार सोचते हैं कि कौन सा होगा, क्या होगा, तो वहाँ ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए इसलिए बच्चों कि ये जो दृश्य होता है वो अमूर्त ही होता है। अब देखिए अभी लैंडस्केप आप जान रहे हैं, तो इसके आगे ये दृश्य लिखा है ना, इसका लैंडस्केप में माने दृश्य चित्रण होता है, तो इसमें कोई जान ही नहीं होगी, एक अमूर्त टाइप में होगा। तो जब वहाँ राम किंकर बैस का लैंडस्केप आ जाएगा, तो इसको लैंडस्केप को ही अमूर्त करिएगा। तो देखिए अमूर्त जब हो गया, तो देखिए आखिरी तो मैंने बताया ना, इनका आखिरी चित्र है। तो सूर्यास्त भी जब होता है, जब सूर्य उदय अस्त होता है, तो भी अंत होता है, दिन का अंत हो जाएगा, ठीक है, वो भी। तो अंतिम चित्र भी इनका इसी से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जब हर चीज़ें आपको अच्छे से बताते जा रहे हैं, आप लोग करते जाइए, अच्छे से याद करते जाइए। कि वेंकटप्पा के ने अजंता गुफा की प्रतिलिपियाँ कब और किस तकनीक में बनाई हैं? तो देखिए किस किस तकनीक में बनाई है? तो 1909 से 10 फ्रेस्को तकनीक में। तो वहाँ मिश्रित माध्यम भी कहीं कहीं आता है, तो वही सही होगा। मिश्रित माध्यम अगर वहाँ पर रहेगा जनता में तो मिश्रित, बाकी यहाँ फ्रेस्को तकनीक हो जाएगी। तो कहीं 9 से 11 भी आ जाता है यहीं पे, और कहीं केवल 10 ही रहता है। तो जैसे वहाँ आंसर रहेगा वैसे आप लोग करिएगा। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बता रहे हैं आपको, तो जैसे आप इस तरह याद करेंगे कि मान लीजिए, तो ये तो ठीक ही है कि 9 से 10 में तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह याद रखिए कि लगभग 25 से 26 वर्ष के थे, लगभग 25 से 26 वर्ष, 25 से 26 वर्ष के थे, तब ये अजंता की अनुकृतियाँ बनाए थे। तो फिर देखिए बच्चों वहाँ मैंने बताया भी था रीता प्रताप की कि 1913 में फिर ये वहाँ 12 में जब 11-12 में जब अनुकृतियाँ बना लिए, तब ये गगनेन नाथ के साथ और पर्सी ब्राउन के साथ कहाँ
पर्सी ब्राउन के साथ कहाँ घूमने गए थे? उत्तराखंड घूमने गए थे, वहाँ का भ्रमण किया, वहाँ भी चित्र उत्र बनाए। देखिए हाँ, ये हो गया ना। तो और बाकी देखिए हाँ हाँ आगे बता दिया है वो चीज़। तो इस तरह आप ये वाला पीछे हम करेंगे थोड़ा सा बताने के लिए आपको। देखिए यहाँ पे 2 से 8 तक ये शिक्षा ग्रहण किए, तो इस तरह याद रखिए शुरुआती शिक्षा है केवल 6 साल तक। देखिए 2 से 8 हो जाएगा तो 6 साल तक ग्रहण किए हैं। तो वहाँ कितने वर्ष ग्रहण किए हैं, तो आपको ये 6 साल खाली याद रखेंगे। तो 2 से तो आप वहाँ लास्ट तक पहुँच जाएंगे। तो बाकी देखिए जब यहाँ आ जाएंगे आपको डिग्री कॉलेज में आ जाएंगे 1900 कितना आपको दिखाते हैं, तब आपको दिखाए 1909 से 16 तब एक कितना दिन हो जाए, ये 7 वर्ष। 6 वर्ष प्राइमरी वहाँ अपने मैसूर में और 7 वर्ष यहाँ कलकत्ता गवर्नमेंट में। हाँ, यहाँ महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में वेंकटप्पा के चित्रों का उल्लेख किया? तो यंग इंडिया में। वेंकटप्पा के कोलकाता कॉलेज में किसके सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण की? तो अवनी ने। जब 1905 में ये वहाँ के प्रिंसिपल बन गए थे अवनी बाबू आपके, तब आपके ये तो पहले से अवनी बाबू वहाँ थे ना, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? 1971 में। तो 71 में जब इनका हुआ था तो ये लगभग अवनी बाबू आपके 35 वर्ष के थे जब 5 में जो वहाँ के बने थे। तो जब ये 35 वर्ष की एज में कोई रहता है तो अध्यक्ष पढ़ाई तो उसकी पूरी हो जाएगी, तब वो क्या कोई कार्य ही करेगा, या पढ़ाई करे या फिर कहीं का पढ़ाई तो करेगा नहीं, कहीं का अध्यक्ष बनेगा, शिक्षक बनेगा, प्रधान। तो आराम से इनकी उम्र जब इतनी हो जाएगी तो आप यहाँ 1905 वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। हाँ कोलकाता, और इनके गुरु वहीं थे 5 में, इन्हीं के साथ नींद में रहकर ये शिक्षा ग्रहण करेंगे क्योंकि वो 5 से वहीं थे। उनके सहपाठी देखिए ये आपके भी आ गए। सहपाठी इसलिए हैं कि बच्चों क्योंकि 1882 इक्यासी बयासी कहीं रहता है, ये इनका जन्म हुआ है, तो 1887 इनका हुआ। तो 3-4 साल के अंतर में बच्चे लगभग सहपाठी ही, जैसे उनके लोगों की शिक्षा एक ही साथ लगभग होगी ना, तो सहपाठी वही रहेंगे। और देखिए फिर ये 1919 में जब यहाँ कला भवन की स्थापना करे थे तो नंदलाल वहाँ पहले शिक्षक बन गए। ठीक है, पहले प्रश्न आएगा शिक्षक नंदलाल आपके बन गए। फिर 1921 में जब विश्व भारती हो गया तब वहाँ क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए वहाँ के। विश्व भारती के अध्यक्ष 1922 में बने थे। तो देखिए ये वहाँ बने तो लगभग ये लोग जो है साथी के, देखिए मैंने इस तरह बताया है आपको जैसे। तो देखिए ये भी जब अध्यक्ष बने हैं आपके, प्रिंसिपल बने, इनकी भी एज यही जो है 82 है ना, तो इनके भी वही 30-32 के लगभग में गए हैं। देख लीजिएगा यहाँ से 90 हो गया, 100, 110 और फिर 40-42 की एज में लगभग। हाँ ये 40-42 की एज में बने हैं। पहले शिक्षक तो बने तो 29-39 रहे होंगे, तो बाकी अवनी बाबू 35। तो इन लोग की एज के हिसाब से वो उतने उम्र में हाँ शिक्षक अध्यापक बने हैं। इस तरह याद रखिए। और जन्म जब याद रखेंगे तो कितने कहाँ कब बने हैं, तो जैसे मैंने उनका बता दिया अवनी बाबू का, इनका लगभग 39 से 42, पहले 39 में लगभग वहाँ 39-40 में लगभग वहाँ पहुँचे, फिर 42-43 में वहाँ अध्यक्ष बन गए। नंदलाल बोस का बता रहे हैं। तो एक चीज़ों के साथ आप लोग कई चीज़ें जोड़िए, देखिए आपको दोनों तीनों साथ में याद रख हो जाएगा। और ये तो बता ही दिया था। हाँ वेंकटप्पा को कला अकादमी नई दिल्ली का फेलोशिप कब चुना गया? तो 1962 में, 1962 में इनको चुना गया। तो देखिए 62 में जब ये चुने गए, देखिए तब क्या मैंने वहाँ पे बताया था, 62 में तो इन्होंने सूर्यास्त भी बनाया है। तब सूर्यास्त जब बनाया उसी समय फेलोशिप भी प्राप्त हुआ। जब ये फेलोशिप प्राप्त हुआ है तब उसके 3 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई 65 में। देखिए एकदम लास्ट में इन्होंने, जब इस तरह मत रटिए ना कि जब इस तरह रटेंगे, जब इस तरह याद रखेंगे, रटेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे लोग रटते हैं। आप लोग तो ये टीचर हैं, वहाँ समझदारी दिखाइए, आप लोग रटिए मत। अब आप यही इसी से जोड़िएगा, जैसे कि ये जब लास्ट समय में वहाँ सूर्यास्त बनाए, इसके बाद जो है वही जब 62 पहुँचे 3 साल पहले वो प्राप्त किए, जैसे क्या कहते हैं वो फेलोशिप प्राप्त किए 3 साल पहले। 3 साल पहले
62 में प्राप्त किए, फिर 3 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह उल्टा बोल दिए। तो 3 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। जैसे मैंने अमृता शेरगिल का बताया था, उनको एक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ जब, तो 40 में प्राप्त हुआ, तो 1941 में उनकी मृत्यु हो गई। आप अमृता शेरगिल वाला देखिएगा मेरा वीडियो, इतना मस्त बता दिया उसमें हर चीज़ें जोड़ के कि याद हो जाएगा आपको सब, वहाँ देखिएगा। तो इस तरह मैंने उनका बता दिया बच्चों ना, कि जो 62 में वहाँ पाए तो 3 साल बाद उनकी मृत्यु हुई, फेलोशिप, और सूर्यास्त भी उसी समय बनाए। अंत जो है सूर्य का अंत होगा तो अंतिम वही उनका होगा सूर्यास्त वाला। बंगाल का मैसूर किस भारतीय कलाकार को कहा जाता है? के वेंकटप्पा को। देखिए के वेंकटप्पा को क्यों मंसूर कह दिया गया? क्योंकि मैसूर इनका जन्म ही है, तो इसीलिए बंगाल का मैसूर इनको कह दिया गया, उसमें कुछ दो राय है ही नहीं। वेंकटप्पा के ने नंदलाल बोस के साथ मिलकर अजंता की प्रतिलिपियां किसकी अध्यक्षता में रहकर बनाई है? तो लेडी हैरिंगम। ये सहपाठी थे। 4 साल का अंतर, 4-6 साल का अंतर सहपाठी लोगों में होता है। 2-3 साल का लगभग आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, कोई आपको से 2 साल का बड़ा रहता है, कोई आपसे 2 साल का छोटा रहता है, इस तरह भी रहता है। भले आपके साथ पढ़ रहे हो, लेकिन उनकी ये थोड़ा अंतर रहेगा आपसे। एक बराबर एज के रहेंगे, कोई जल्दी पढ़ने जाता तो सहपाठी हो गए। तो देखिए किस दोनों लोग साथ साथ ही कार्य किए, तब वहाँ पे जाके किस महापुरुष ने, देखिए अवनी बाबू उनके सहपाठी नहीं है, क्योंकि अवनी बाबू की उम्र जो है 1871 है, इनसे बड़े हैं, तो इनसे सहपाठी थोड़ी ना होंगे। किस महापुरुष ने मैसूर भ्रमण के दौरान वेंकटप्पा के चित्रों से प्रभावित होकर उनका उल्लेख अपनी पत्रिका में किया है? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में किया ही है। देखिए प्रमुख चित्र, शकुंतला का प्रस्थान, शकुंतला की विदाई वहाँ था, और यहाँ प्रस्थान भित्ति चित्र है, क्योंकि भित्ति चित्र में माए थे लॉर्ड शिवा। भित्ति चित्र है ये भी रिलीफ में। चैतन्य का जन्म, चैतन्य का गृह त्याग आ जाएगा बच्चों, तब क्या हो जाएगा आपके, वो हो जाएंगे क्षितिनाथ मजूमदार हो जाएंगे ना। वहाँ चैतन्य की चढ़शाला, और चैतन्य से ही बहुत सारे चित्र हैं। बाकी मैंने बताया कि उन्होंने भी राम पर अधिक चित्र बनाए, इन्होंने भी, वेंकटप्पा ने भी राम पर अधिक चित्र बनाए, तो दोनों लोग का चित्र थोड़ा मिलेगा ही जुलेगा। ये चैतन्य का जन्म करती है, भित्ति चित्र हो गया। जलती हुई लंका, ये चित्रों के माध्यम से मैंने आपको जलती हुई लंका, बर्निंग ऑफ लंका, तो देखिए मैंने बताया था कि आपको मैं चित्र जब पढ़ाऊंगी तो याद करवा दूंगी। तो देखिए हम अपना चित्र देखते हैं इनका। देखिए लंका जलाए हैं, वो भी हैं आपके बजरंगबली। तो क्या टपाक से कूदे हैं, तो क्या हो जाएंगे? वेंकटप्पा। अगर लंका दहन आ जाएगा तो कौन हो जाएगा? वेंकटप्पा। कैसे कूदे थे वो लंका जला के? टपाक से वहां से निकले थे, मैंने दिखाया था। बीड़ा की मतवाली हो गई, तो कोई मतवाला हो जाएगा तुरंत, एकदम उसी में वो हो जाएगा, एकदम एकदम मतवाला हो जाएगा, एकदम उसी के पीछे। बीड़ा के प्रति सम्मोहित, देखिए वो अलग अर्थ बता रहा है। जैसे वही एक मतवाली हो गया, एक सम्मोहित हो गया, दोनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग चीज़ें दोनों हैं। दोनों आप लोग दोनों चीज़ें याद रखिएगा, जो शब्द यहाँ लिखा हुआ कागज़ पर जल रंग से। अब देखिए रावण और जटायु, जब जटायु के मारा था, जटायु को जब रावण मारा ऐसे, तो वो कहाँ जमीन पे गिरे? टपाक से। तो रावण और जटायु युद्ध आ जाएगा, तो आप किसको याद रखें? वेंकटप्पा को। ठीक है, वेंकटप्पा को याद रखिएगा। अब देखिए सीता को स्वर्ण मुद्रिका भेजते हुए राम शेडिंग हिज, ये देखिए इंग्लिश से, राम शेडिंग हिज सिग्नेट रिंग टू सीता। तो देखिए जब वहाँ पे पेड़ अशोक वाटिका में थे, अशोक वाटिका में, तो देखिए वहाँ जब अशोक वाटिका में थी सीता माता, तो ऊपर से जब अंगूठी गिराते हैं तो कैसे गिरती है? टपाक से गिरती है ना। यहाँ तो मान लीजिए मुद्रिका अर्पण करते हुए, तो कोई इस तरह नहीं, वो वाली चीज़ याद रखिए, क्योंकि राम सीता से संबंधित है। तब वहाँ जब आपको चित्र आ जाएगा तब क्या हो जाएंगे? वेंकटप्पा। ठीक है, ठीक है, दोनों चीज़ें आप देख लीजिए। और विदाई जब होगी वहाँ भी अलग होगा, और प्रस्थान होगा तब भी अलग होगा। देखिए सीता राम की वापसी, रिटर्निंग ऑफ राम सीता, कागज पर वास्ट टेम्परा, 1924। राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली। स्वर्ण मृग, मृगतृष्णा संगीत मंडली, भिक्षु के रूप में बुद्ध और शिष्य, राम और स्वर्ण मृग, शिवरात्रि सूर्यास्त, कागज पर जल, 1962। सीता कल्याण, इनका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट डालिए। जैसे कल्याण होगा आपका, तो ये शब्द कैसे बोलेंगे? टपाक से बोलेंगे, जल्दी बहुत बोलेंगे, टपाक से कल्याण। यहाँ भी देखिए कल्याण हो,
तुरंत तपाक से बोले। अब देखिए इनका एक है अर्धनारीश्वर, ये भी नारीश्वर, अर्धनारीश्वर है ना, इनका एक नारीश्वर है बच्चों। तो ये भी इनका चित्र बहुत, इसको किसे अर्धनारीश्वर को रेखाओं का अच्छा प्रयोग उसमें किया है। जैसे इन्होंने यंग इंडिया में कहा था कि रेखाओं और रंगों से ऐसा अद्भुत चित्रण करते हैं कि आपका देखने योग्य है। देखिए स्वर्ण मृग इनका है। बाकी अगर क्योंकि पालित मृग उनका था आपका क्षितिज मजूमदार का बच्चों, तो ये भी राम से ही संबंधित, तो ये भी बना दी। अब एक ये इनके मृग तृष्णा है, जो मैंने आगे बताया है, मृग तृष्णा जो है ये किससे, पशु पक्षियों का इसमें अध्ययन मिलता है, पशु पक्षियों की जानकारी इसमें मिलती है आपके। तो ये मृग, और बाकी पंचतंत्र में भी आपके जो है विश्व में भी पशु पक्षी, इन्होंने पशु पक्षियों, क्योंकि दृश्य चित्रकारी करते थे ना, तो ये मृग तृष्णा जो है वहाँ पशु पक्षी भी तो रहेंगे। तो इस सूर्यास्त तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो यही मेरा वीडियो समाप्त हो। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया होगा बच्चों, क्योंकि कोई चीज़ बताने में समय लग जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखा करिए और अच्छे से इसको याद करने का प्रयास करिए। जैसे मैंने बताया हर चीज़ें आपको बहुत देखिए आसानी से याद हो जाएगी। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले कलाकार को पढ़ाऊँगी और बहुत ही डिटेल बताऊँगी। धन्यवाद बच्चों।